हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th और क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 का चैप्टर नंबर 9 जो लास्ट चैप्टर है आपका कंडीशनल्स एंड लूप्स इन पाइथन, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में उस चैप्टर का हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर बी, दैट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। तो सेक्शन नंबर ए जिसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। होप आपको सभी को वो सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन समझ में आए। और आज की इस वीडियो में जो आपके चैप्टर के पीछे सेक्शन नंबर बी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिया हुआ है उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो होप आप सभी ने ये चैप्टर के जितने भी वीडियोज हैं सारे अच्छे से देखे होंगे, जिसमें हमने इफ एल्स स्टेटमेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं सीखा। लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, वो भी देखा। ठीक है, और आज की इस वीडियो में आप जैसे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपकी एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं, इस चैप्टर पर बेस्ड है, वही आज हमें नॉलेज मिलने वाला है। राइट, सो एक्सरसाइज वाला जो पोर्शन होता है जो चैप्टर के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है, लेकिन हमारा डाउट ये रहता है कि इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमें क्या आंसर करके आना है। राइट, सो इसीलिए जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो सभी हम डिस्कस करते हैं। राइट, सो अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड वेरिएबल नेम्स इन पाइथन। पाइथन में वैलिड वेरिएबल नेम्स कौन से हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। 1+2 if my book yes and no hello world। तो वेरिएबल क्या होते हैं ये आपको अच्छे से पता है ना। सो वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होते हैं जो क्या करते हैं, वैल्यूज को स्टोर करते हैं। मतलब कि एक प्लेस होल्डर होता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू को स्टोर करवाते हो। राइट, तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए उसके क्या रूल्स होते हैं, इनमें से कौन कौन से वैलिड वेरिएबल्स हैं हमें ये बताना है। तो 1+2 पहला वेरिएबल ये लिखा हुआ है। 1+2 तो क्या कोई भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट होता है क्या डिजिट से, ये रूल हमने देखा था क्या। सो वेरिएबल को डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे 1+2 कि कोई भी वेरिएबल या कोई भी आइडेंटिफायर को आप नंबर से स्टार्ट नहीं करते हो तो ये इनवैलिड वेरिएबल है ना। इसके बाद देखो क्या लिखा है, इफ। अब इफ क्या है, इफ एक कीवर्ड है ना। कीवर्ड वाले जो हमने टोकन्स में जब कीवर्ड को पढ़ा था, कीवर्ड आइडेंटिफायर, लिटरल्स, वेरिएबल्स, है ना। तो तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिजर्व्ड वर्ड जो पाइथन ने रिजर्व किए हुए हैं, जैसे ट्रू, फॉल्स, नन, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, इन वर्ड्स को आप एज ए वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते हो, तो ये भी क्या हो गया, इनवैलिड वेरिएबल हुआ। इसके बाद लिखा हुआ है my अंडरस्कोर बुक। तो अब यहाँ देखो my अंडरस्कोर बुक, यदि आप ये वेरिएबल यूज करते हो तो क्या ये वैलिड वेरिएबल नेम है? यस, ये वैलिड वेरिएबल नेम है, बिकॉज क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है आपका अल्फाबेट से, पहली चीज डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो स्पेशल सिंबल यूज हो रहा है वो है अंडरस्कोर। तो किसी भी वेरिएबल या किसी भी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अंडरस्कोर का यूज करते हैं। क्लियर? और इसके अलावा आप कोई स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते हो। डिजिट से कभी भी कोई आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट नहीं होता है, कोई वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होता है। सो ये हो गया एक वैलिड आइडेंटिफायर और वैलिड वेरिएबल। अब यस एंड नो क्या लिखा हुआ है, यस एंड नो, तो ये एंड अगेन क्या हो गया, यहाँ पे देखो एंड आपका क्या हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया। कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं हम, सिर्फ अंडरस्कोर, एंड यूज नहीं करते हैं, तो ये इनवैलिड हुआ। उसके बाद आपको लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड ये पूरा एक देखो कैरेक्टर्स है, एक स्ट्रिंग है ना। इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, अंडरस्कोर भी नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई डिजिट्स है, तो डिजिट से स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। क्लियर? तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। तो वैलिड आइडेंटिफायर कौन कौन से हो गए, वैलिड आइडेंटिफायर आपके हो गए माई बुक एंड hello world, these two are the valid variable names। okay, so variable का नाम valid कैसे रखना है उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स मैंने आपको अभी बता दिए, जिन रूल्स के बिहाफ पे हमने इसको आंसर डिस्कस किया। मतलब कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए किसी भी वेरिएबल का नाम, डिजिट आप बीच में लिख सकते हो, मतलब इस तरीके से देखो +2 नाम से आप बना सकते हो वेरिएबल, लेकिन 1+2 ये नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा
अंडरस्कोर के अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज नहीं करना है। जैसे कि अंडरस्कोर यूज किया है यहाँ पे माई बुक में तो ये वैलिड हो गया, लेकिन यहाँ देखो एंड यूज किया हुआ है तो ये इनवैलिड हो गया। ऐसे एट द रेट, हैश, परसेंटेज, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनका यूज आप वेरिएबल को, आइडेंटिफायर को डिफाइन करने में नहीं कर सकते हो, है ना। सिंपल आप कैरेक्टर्स का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, जैसे हेलो वर्ल्ड क्रिएट किया, है ना। इसके बाद क्या है कि आप जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उन्हें भी आप एज ए वेरिएबल नेम, एज ए कीवर्ड आइडेंटिफायर, फंक्शन नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो रिजर्व्ड वर्ड 35 रिजर्व वर्ड देखे थे हमने, जिसे हमने कीवर्ड्स का नाम दिया था, है ना, जिसमें इफ, एल्स, नन और ट्रू, फॉल्स, बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स देखे थे। तो उनका भी आप यूज यहाँ पर एज ए वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो क्लियर हो गया आंसर अच्छे से, रूल्स समझ में आ गए। यदि ये रूल्स याद हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आपके आता है इससे रिलेटेड, है ना, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स which selection statements are provided by Python। अब सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है ना। देखो अब आपके बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक वाइज इस चैप्टर में, तो डायरेक्ट इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स दिया हुआ है ना। बट कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, यही कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ एल्स। इसीलिए मैंने आपको वीडियोस में डिटेल में समझाया था कि जब मैंने इफ एल्स पढ़ाना शुरू किया तो ये इफ एल्स और इफ स्टेटमेंट है क्या, है ना। हमने डिटेल में समझा था एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि पाइथन प्रोग्रामिंग या कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। 3 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट होते हैं? सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, दूसरा होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, और तीसरा होता है लूपिंग स्टेटमेंट। यही देखा था ना हमने कि 3 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 था जो आपका पाइथन रिवीजन, जिसमें हमने सारे फंडामेंटल्स डिस्कस किया, पाइथन के बारे में पढ़ा, क्या क्या चीजें होती हैं प्रोग्रामिंग कोडिंग करते टाइम, कीवर्ड आइडेंटिफायर, टोकन, लिटरल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। तो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से स्टेटमेंट आए, जिसमें जो कोड आप लिखने वाले, जो प्रोग्राम आप लिखने वाले हो, वो 1 बाय 1, एक एक स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट हो। यदि एक भी स्टेप आपने ऊपर नीचे कर दी तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसका करेक्ट आउटपुट नहीं आएगा। तो जो काम आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, जो भी प्रोग्रामिंग, जो भी कोडिंग आप एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, वो सिक्वेंशियल हो गए, डिटेल में समझाया था। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं। तो ये चैप्टर जो आपका है वो कंडीशनल और लूपिंग पर बेस्ड है। लेकिन प्रोग्रामिंग करते टाइम हमें कभी कभी जरूरत होती है कि आप किसी कोड में या आप किसी प्रोग्राम करते टाइम आप कोई डिसीजन लो, कोई ऐसी कंडीशन आपके सामने आ रही है कि आपको कुछ सिलेक्ट करना है, कुछ चूज करना है। तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं, वहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपकी बुक में दिए हुए थे इफ और इफ एल्स, लेकिन एक्चुअली ये होते कितने हैं, इफ एलिफ एल्स, है ना, ऐसे करके 3-4 टाइप्स के होते हैं। मैंने सारे आपको डिटेल में समझाए एग्जाम्पल के साथ। ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या काम हुआ, जब किसी कंडीशन के बेसिस पे आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जो इफ एल्स, इफ एलिफ जैसे होते हैं, ठीक है। अब इनके क्या सिंटैक्सेस हैं, ये कैसे यूज होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया है। ओके, क्लियर हुआ अच्छे से। अब लूपिंग स्टेटमेंट आते हैं इसके बाद। तो लूपिंग स्टेटमेंट मतलब प्रोग्रामिंग में आपको नीड होती है कि कोई सा भी टास्क अपने आप को रिपीट करे, ठीक है। कोई आउटपुट आपको जनरेट करना है तो वो आउटपुट 3 टाइम 4 टाइम प्रिंट हो। लाइक आप चाहते हो कि कोई एक टास्क है जो अपने आप को 4 टाइम 5 टाइम रिपीट करे। तो जब आप रिपीटेशन जैसा कुछ चाहते हो कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट ना हो, कोई रिपीटेशन परफॉर्म हो, एक साइकिल चले, एक लूप चले, है ना, तो उसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, जिसमें हमने 2 लूप पढ़े थे, फॉर एंड व्हाइल लूप। ओके, तो बेसिकली जो आपका चैप्टर नंबर 9 है वो कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट्स पर ही बेस्ड है। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आई ना। तो देखो अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लिया कि व्हाट आर द सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट, कि सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, है ना। सो विच सिलेक्शन स्टेटमेंट आर प्रोवाइडेड बाय पाइथन, पाइथन ने कौन कौन से सिलेक्शन स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड किए। तो अब इसका आंसर आप इजीली कर सकते हो कि सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट आर दोज, लेट अस स्पेसिफाई 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ कमांड्स दैट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ कंडीशन। कंडीशन के रिजल्ट के बेसिस पर वर्क करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट और सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो कंडीशन का रिजल्ट जो भी आएगा हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। इफ द कंडीशन इज ट्रू, A set of commands will be executed, मतलब कि यदि कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी आपने इफ में कंडीशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा।
और यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में जो आपने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। सो पाइथन प्रोवाइड्स इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट एज कंडीशनल स्टेटमेंट। पाइथन क्या प्रोवाइड करता है? इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट को प्रोवाइड करता है इस तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। ओके, इन्हें हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, भूलना मत। कभी हो सकता है एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ ले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सिलेक्शन, कंडीशनल, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ये तीनों एक ही होते हैं, इफ एल्स को ही हम ये कहते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर लूपिंग और आइटरेटिव स्टेटमेंट। अब देखो, लूपिंग स्टेटमेंट पूछे आपसे, रिपीटेशन पूछे आपसे, रिपीटेटिव स्टेटमेंट पूछे, या आइटरेशन पूछे, या आइटरेटिव स्टेटमेंट्स पूछे, ठीक है, कुछ भी पूछे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? फॉर एंड वाइल लूप के बारे में ही बता के आना है, क्योंकि फॉर और वाइल लूप को ही हम लूपिंग स्टेटमेंट, रिपीटेटिव स्टेटमेंट, आइटरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है कि रिपीटेशन जब हो रहा है आपकी प्रोग्रामिंग में, तो कोई टास्क को यदि आपको रिपीट करना है तो उसके लिए हम इन लूप्स का यूज करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, तो क्या इसमें रिपीटेशन हो रहा है कि हर नंबर +1 से इंक्रीज हो रहा है। 1 आया, 1 में +1 किया तो आपको 2 मिला, 2 में +1 किया तो आपको क्या मिला? 3 मिला, 3 में +1 किया तो 4 मिला, है ना। 5 कैसे मिला? 4 + 1 करके। तो हर एक नंबर में +1, देखो क्या टास्क रिपीट हो रहा है, +1 रिपीट हो रहा है ना। तो यहाँ पे जब इस तरीके का कोई सीरीज आपको प्रिंट करवाना है, इवन नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज, नेचुरल नंबर की सीरीज, जिसमें कोई टास्क रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी है? उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग में लूपिंग और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज करना होता है, ठीक है। सो इसके लिए कौन से स्टेटमेंट्स है जो पाइथन आपको प्रोवाइड कर रहा है? बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। सो लूपिंग और आइटरेटिव स्टेटमेंट आर दोस दैट रिपीटेडली कैरी आउट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। वो सेट ऑफ, ये जो लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं वो कुछ सेट ऑफ कमांड्स, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं। सो पाइथन प्रोवाइड्स 2 सिंपल लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। कौन से प्रोवाइड करता है पाइथन आपको? 2 लूप, फॉर एंड व्हाइल लूप। ओके, नाउ यूज द फॉलोइंग रेंज फंक्शन टू क्रिएट फॉलोइंग लिस्ट। अब रेंज फंक्शन क्या होता है? रेंज फंक्शन हेल्प करता है किसमें? एक पर्टिकुलर रेंज में वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए। किसमें? पर्टिकुलर रेंज में यदि आपको कोई वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो रेंज फंक्शन यूज करता है। यहाँ आप रेंज स्पेसिफाई करते हो कि आपको कहां से कहां तक वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं वैल्यू? स्टार्ट वैल्यू, जहां से आपको स्टार्ट करना है, ओके। देन एंड वैल्यू स्पेसिफाई करते हो, जहां पे आपको वैल्यूज को एंड करना है, और साथ में यहाँ पे आप स्टेप स्पेसिफाई करते हो। स्टेप मतलब कि आपको जो नंबर प्रिंट करवाने हैं, जिस रेंज में प्रिंट करवाने हैं, यदि उसमें आपको 1 स्टेप से आगे बढ़ना है, 4 स्टेप से आगे बढ़ना है ना, तो वहां पे हम स्टेप स्पेसिफाई करते हैं। ये रेंज फंक्शन का काम होता है, ओके। इसे हमने यूज कहाँ किया था? ये रेंज फंक्शन यूज कहाँ हो रहा है? फॉर लूप में यूज हो रहा है, ठीक है। फॉर लूप जो कि एक सिंपल लूप होता है, काउंटिंग लूप होता है, जिसमें हम क्या करेंगे? इस तरीके से रेंज फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल भी किया है हमने, देखा भी है। तो रेंज फंक्शन को यूज करने के लिए सपोज हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो हम क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे 1 से, और एंड कहां पे करोगे आप? 11 पे, क्योंकि हमें 10 तक प्रिंट करवाना है तो एक नंबर ज्यादा देना होता है, क्योंकि एंड वाला जो नंबर होता है वो स्कीप हो जाता है, उसके पहले तक प्रिंट होता है। समझ में आया? मतलब यदि n तक आपको नंबर प्रिंट करवाने तो आपको n+1 नंबर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि nth नंबर तक आपको जाना है, राइट। अब सपोज ये हमने लिखा, तो यहाँ पे रेंज फंक्शन क्या करेगा? 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक नंबर प्रिंट करेगा, 11 तक नहीं करेगा, एंड का नंबर स्कीप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ कोई स्टेप स्पेसिफाई नहीं किया, तो +1 से 1 से लेकर 10 11 तक उसने नंबर प्रिंट कर दिए। अब आप यदि चाहते हो कि एक स्टेप में प्रिंट हो, तो स्टेप में प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम सपोज यहाँ पे 2 स्टेप डाल देते हैं, तो 2 नंबर की स्टेप से आगे बढ़ के 1 से लेकर 11 तक में नंबर्स प्रिंट होंगे। जैसे 1 2 छूटा, फिर 3 आया, देन 5, देन 7, देन 9 के बाद 10 छूटेगा, 11 आएगा, तो 11 तक तो जाना ही नहीं है हमें, तो ये 2 स्टेप स्किप करके आपको प्रिंट हुआ। तो रेंज फंक्शन का काम समझ में आ गया ना? ओके, सो इसे हम प्रैक्टिकली भी देख चुके हैं, और इसे हमने फॉर लूप में डिस्कस किया था। ओके, इस फंक्शन का यूज कहाँ किया था हमने? फॉर लूप में। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन है कि रेंज फंक्शन कैसे लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करेगा। इस लिस्ट को यदि आपको क्रिएट करवाना है तो किस तरीके से क्रिएट करेगा? लिस्ट क्या है आपकी? 7 3 -1 -5, मतलब एक आउटपुट दिया हुआ है, इसके लिए रेंज फंक्शन आपको बनाना है,
ठीक है। सो देखो 7 3 -1 -5, हम इसको अपोजिट लेके चलते हैं, -4 -3 -2 है ना, ये 3 नंबर स्कीप हुए जब आया -1, देन यहाँ पे फिर 0 1 2 ये 3 नंबर स्कीप हुए, देन आया 3, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इसी तरीके से स्कीप करोगे 4 5 6 ये 3 नंबर स्कीप हुए, देन आया 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्किपिंग हो रही है नंबर की वो क्या हो रही है, 4 से नंबर की स्किपिंग हो रही है, मतलब ये इस नंबर को भी आप काउंट करोगे ना 4 4 स्किपिंग के बाद में, ये आपकी सीरीज है एक जो आपको दिख रही है, एक लिस्ट है जो आपको दिख रही है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, -5 से प्रिंट होना शुरू हुआ है, या हम 7 से बोलेंगे, 7 से प्रिंट होना नंबर शुरू हुए हैं, और कैसे ऑपोजिट ऑर्डर में गए ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एंड कहाँ हुए, -5 पे, लेकिन हम एंडिंग वैल्यू क्या देंगे, स्टार्ट यहां से हुए प्रिंट होना और एंड कहां पे हो रहा है, -5 पे, तो हम एक नंबर ज्यादा देंगे, राइट। क्यों, क्योंकि लास्ट नंबर जो होता है वो स्कीप हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया -6 कि नंबर स्टार्ट होंगे प्रिंट होना 7 से और -6 पे खत्म होंगे। अब कितने कितने नंबर से स्कीप हो रहे हैं, ये स्टेप क्या मेंशन करोगे, तो यहाँ पे हमने स्टेप मेंशन किया है -4 कि -4 स्टेप से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो क्या हो गई आपके रेंज फंक्शन की वैल्यू, देखो यहाँ पे ये हमने यूज किया रेंज फंक्शन। आपको जो नंबर प्रिंट करवानी है, जो सीरीज प्रिंट करवानी है, वो 7 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और उसके बाद -6 के पे खत्म हो जाएगी, एंड वैल्यू -6। तो -6 के पहले क्या आता है, -5, यहाँ पे फिनिश हो जाएगी, ये नंबर्स आपके प्रिंट होंगे 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5। लेकिन आगे देखो क्या लिखा है कि -4 स्टेप से आपको क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है सीरीज को -4 स्टेप से। तो 7 के हम बैकवर्ड चलेंगे ना, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो बैकवर्ड चलेंगे, तो 7 6 5 4 है ना, 7 के बाद 6 5 4 दैट इज 3 आ जाने वाला है। 3 के बाद फिर 3 नंबर स्किप होंगे, चौथा नंबर क्या आएगा, वो आ जाएगा, -1 आ गया सपोज, देन -5, क्योंकि -5 के बाद यदि जाओगे आप तो -6 -7, लेकिन हमको एंड कहाँ करना था, -6 पे, उसके बिफोर नंबर पे एंड हो गया। ये आपका आउटपुट आ जाएगा कब, जब आप इस तरीके से रेंज फंक्शन को यूज करोगे। ओके, सो क्लियर हुआ ना रेंज फंक्शन कैसे यूज करना है। फॉर लूप में कैसे, यदि फॉर लूप में आपको ये नंबर्स प्रिंट करवानी है, ये लिस्ट प्रिंट करवानी है, तो आप फॉर लूप में इसका यूज कर लोगे। ओके, नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इस कोड का क्या आउटपुट आना है ये आपको बताना है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे। देखो इस चैप्टर से कोड दे दिया, आउटपुट लिखो, आउटपुट दिया हुआ है तो कोड बताओ, है ना। अभी हमने देखा इसके पहले वाले क्वेश्चन में रेंज फंक्शन में कि ये लिस्ट कैसे क्रिएट होगी, है ना, ये लिस्ट कैसे क्रिएट होगी, ये आउटपुट कैसे आएगा। तो आउटपुट कैसे आएगा, आप जब क्या कोड लिखोगे, जब हम इस तरीके से रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। तो आउटपुट दिया हुआ था, फंक्शन और कोड लिखना था। अब यहाँ पे कोड दिया हुआ है, आउटपुट लिखना है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम लिख लेते हैं इस कोड को, इफ 4 + 5 इज टू 10। क्या लिखा है, 4 + 5 इज टू 10 कॉलन, ये हमने एक इफ स्टेटमेंट यूज किया और ये हो गई आपकी क्या कंडीशन। ठीक है, कि ये क्या कंडीशन चेक करेगा ये इफ स्टेटमेंट, 4 + 5 दैट इज 9, क्या 9 10 के इक्वल है, ये कंडीशन चेक होगी। यदि होता है तो प्रिंट क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए ट्रू। क्या प्रिंट हो जाए, ट्रू। देखो सेकंड स्टेटमेंट वही लिखा है। और नहीं होता है तो एल्स, यदि ये इक्वल नहीं होता है तो एल्स में प्रिंट क्या हो जाए, एल्स में प्रिंट हो जाएगा आपका फॉल्स। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, इतना समझ में आ गया। कंडीशन हमने चेक करी, 4 + 5 9 इज टू 10। कंडीशन क्या आई, कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स हुई। इफ स्टेटमेंट कब वर्क करता है, जब कंडीशन ट्रू होती है। तो 9 इज टू 10, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो ये एग्जीक्यूट, ट्रू एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपको क्या मिला, आंसर फॉल्स। एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि 9 इज टू फॉल्स हुआ। तो हमें आउटपुट में सबसे पहले तो क्या मिला, आउटपुट में एक फॉल्स मिला, ये देखा आउटपुट में फॉल्स मिला, फॉल्स प्रिंट हुआ। उसके बाद भी देखो आपको एक चीज और लिखी हुई है, प्रिंट ट्रू। तो ये प्रिंट ट्रू आपका नॉर्मल है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ है कि प्रिंट ट्रू। ये इफ एल्स तो आपका यहाँ पे फिनिश हो गया, इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट और दिया हुआ है, यदि 9 इज टू 10 के इक्वल है तो ट्रू प्रिंट करे, नहीं है तो फॉल्स प्रिंट करे। तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो हमें फॉल्स मिला। लेकिन उसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट और लिखा है ना, जिसमें क्या प्रिंट हो रहा है, ट्रू। तो इसके बाद हमें एक और ट्रू मिला।
आया समझ में अच्छे से कैसे आउटपुट प्रिंट हुआ, किस तरीके से कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ ना कोड, इसे बहुत ध्यान से समझना, ऐसे भी लिख कर दे सकते हैं कोड, इस तरीके से भी कोड लिखा जा सकता है एक सिंगल लाइन में भी, बट आपको समझना है कि इफ ब्लॉक का इंडेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, कौन सा इफ का स्टेटमेंट है, कौन सा एल्स का स्टेटमेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। अब ये एक पाइथन प्रोग्राम दिया हुआ है, पहले प्रोग्राम समझ ले, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे कैसे इस पे बेस्ड है। ओके, कि ये प्रोग्राम की एक्चुअली वर्किंग क्या है, क्लियर। सो यहाँ पे लिखा है n इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर n। n एक वेरिएबल है, n क्या है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कौन देगा, यूजर देगा। किसके थ्रू, कैसे डिफाइन किया कि यूजर डिफाइंड ये वेरिएबल, इसमें वैल्यू यूजर जो भी देगा वो लिखेंगे हम बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन। इस वेरिएबल की वैल्यू कौन इनपुट करने वाला है, यूजर इनपुट करने वाला है। जो भी यूजर इनपुट करेगा n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 8 9 15 20, वो वैल्यू n की वैल्यू हो जाएगी। कैसे एंटर करोगे आप, इनपुट फंक्शन का यूज करके, ठीक। इसके बाद देखो i इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि i एक और वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने 1 असाइन करवाया है, तो i इज अनदर वेरिएबल विच इज असाइंड बाय 1। sum इज इक्वल्स टू 0, sum इज अनदर वेरिएबल विच इज असाइंड बाय 0, तो यहाँ पे sum भी एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 0 असाइन किया। तो n, i और sum, ये तीन वेरिएबल हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, फाइन। अब while लूप यूज किया है, कौन सा लूप यूज किया है, यहाँ पे देखो while लूप। while लूप में क्या कंडीशन स्पेसिफाई की है, while लूप में यहाँ कंडीशन स्पेसिफाई की है i लेस देन n। i की वैल्यू मतलब कि 1 लेस देन n, n मतलब जो यूजर एंटर करने वाला है नंबर वो। सो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये while लूप में जो लिखा है ना ये एग्जीक्यूट होगा। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन और कब तक ये लूप चलेगा, कब तक ये लूप चलेगा, जब तक इसकी वैल्यू, इस लूप में जो कंडीशन दी है इसकी वैल्यू ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलेगा। अब लूप में होगा क्या, लूप में होगा कि i की जो वैल्यू है वो 2 से डिवाइड होगी, डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, क्यों, क्योंकि यहां यूज हो रहा है मॉड्यूलस ऑपरेटर, परसेंटेज। तो i की वैल्यू 2 से डिवाइड होगी और डिवाइड होने के बाद यदि रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है तो सम की वैल्यू जो है, ये सम की वैल्यू वो i से प्लस हो जाएगी, है ना, और फिर लूप आगे बढ़ेगा। अब i की वैल्यू में इंक्रीमेंट के लिए हमने यहाँ यूज कर लिया i प्लस 1, i की नेक्स्ट वैल्यू जनरेट होगी। अब वो जो नेक्स्ट वैल्यू i की जनरेट होगी, यदि फिर n से लेस होता है तो फिर यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। और कब तक एग्जीक्यूट होंगे, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर ट्रू रहेगी तब तक। जैसी वैल्यू फॉल्स हुई while लूप की, तब ये लूप चलना बंद कर देगा। कब, जब while लूप की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। और आपको लास्ट में प्रिंट क्या होगा, लास्ट में प्रिंट होगा सम की वैल्यू। तो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई ना। अब कैसे ये लूप वर्क करेगा ना वो देख लेते हैं, ठीक है। बस आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि n की वैल्यू यूजर एंटर करेगा, ओके, और i की वैल्यू 1 है, सम की वैल्यू 0 है। पहली कंडीशन while लूप की जो कंडीशन है वो है i लेस देन n, ठीक है। while लूप में अंदर आए तो एक इफ कंडीशन चेक होगी, i मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ये while लूप के अंदर की कंडीशन हुई। इफ, ये while की कंडीशन है और ये इफ की कंडीशन हुई। अब इफ, यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, ठीक है। अब ये इफ के साथ की कंडीशन है। अब इंक्रीमेंट, while लूप में मैंने बताया था वेरिएबल डिक्लेरेशन, दूसरी चीज बताई थी ब्लॉक ऑफ कोड जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं, एंड थर्ड इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट क्या होना है, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1, i की वैल्यू प्लस 1 से इंक्रीमेंट होगी और फाइनली आपको क्या मिलेगी, सम की वैल्यू प्रिंट होकर मिलेगी फाइनली, आखिरी में, लास्ट में। तो अब हम इन्हें स्टेप्स को 1 बाय 1 चेक करते हैं, ठीक है। देखो सपोज यूजर ने इस n की वैल्यू एंटर करी 4, क्या एंटर करी 4, i की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इज लेस देन 4। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, while लूप में जो पहली कंडीशन ट्रू हुई है कि n की वैल्यू 4 एंटर करी यदि यूजर ने, तो ये कंडीशन हमारी जो है ये क्या हो गई, ट्रू। भाई 1 इज लेस देन 4, 1 4 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो आप लूप के अंदर एंटर कर चुके हो। अब यहाँ पे कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, i मॉड्यूलस 2, i की वैल्यू कितनी है 1, 1 डिवाइड होगा किससे, 2 से, है ना। मतलब आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिवीजन करना है, यहाँ मैं करके दिखा रही हूँ आपको डिवीजन। 1 को आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 टाइम्स जाएगा। देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है 0, यस 0 इज इक्वल्स टू 0। अगेन दिस कंडीशन इज ट्रू। ये कंडीशन क्या हो रही है, ये कंडीशन फिर से आपकी क्या हो रही है, ट्रू। मतलब ये इफ वाली कंडीशन भी क्या हो गई आपकी,
ट्रू हो गई, और ये वाइल वाली कंडीशन भी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, यही दिख रहा है इफ के अंदर, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। तो सम की वैल्यू क्या है 0, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 0 + 1 सम में असाइन हो गया क्या 1। ये चीज अच्छे से समझ में आई कि सम की वैल्यू क्या हो गई 1। फाइन। अब इसके बाद में ये इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। अब इसके बाद आपको वाइल लूप का आई का इंक्रीमेंट करना है। तो आई में क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, आई + 1, मतलब कि 1 है आई की वैल्यू, तो 1 + 1, अब आई की नई वैल्यू क्या हो गई है 2। आई की नई वैल्यू क्या हो गई, ध्यान से देखो यहाँ 2। अब लूप चलेगा फिर से, ये जो लूप है इस 2 के लिए चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई देखो 1 + 1 दैट इज 2। तो अब ये लूप फिर से चला और आई की नई वैल्यू क्या हो गई अब 2। तो 2 के लिए चेक होगा, मतलब कि 2 इज लेस देन 4। क्या 2 जो है वो 4 से लेस है, यस 2 4 से लेस है। कंडीशन अगेन ट्रू, ये कंडीशन फिर से ट्रू हुई। फिर यहाँ पे इफ में एंटर किया, अब आई की नई वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे आई की नई वैल्यू क्या है, हमारी आई की नई वैल्यू 2 है आई की नई वैल्यू। तो 2 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, ये रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका 0 बच रहा है। अगेन यहाँ पे 2 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई यहाँ पे ट्रू हो गई, ठीक है। अब आई की नई वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, सम की नई वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे सम फंक्शन लिखा हुआ है, आप इफ ब्लॉक में आ चुके हो, तो अब इफ ब्लॉक में जब आ चुके हो आप, तो सम प्लस आई होना चाहिए। तो सम क्या कैलकुलेट हुआ था हमारा 1, और आई की नई वैल्यू क्या कैलकुलेट करी हमने 2, तो 2 + 1 दैट इज 3। सम क्या कैलकुलेट हो गया अब 3 कैलकुलेट हो गया, है ना। अब आगे आ गए हम आई की वैल्यू दैट इज 2 + 1, तो आई की वैल्यू भी कितनी हो गई अब 3 हो गई, ये आई की हो गई नई वैल्यू। फिर से लूप चला, 3 इज लेस देन 4, फिर से कंडीशन आपकी ट्रू हुई। बस ऐसे ही आपका लूप चलता जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी आपकी 3 + 1 दैट इज 4, क्या हो जाएगी 3 + 1 दैट इज 4, 4 इज लेस देन 4। अब यहाँ पे जब लूप चलेगा नेक्स्ट टाइम तो ये कंडीशन हो जाने वाली है फॉल्स। क्यों, क्योंकि क्या 4 लेस देन 4 होता है, 4 लेस देन 4 होता है क्या, नहीं 4 4 के इक्वल होता है। तो इस केस में देखो यहाँ पे ध्यान से, इस केस में जब आई की वैल्यू 4 हो जाने वाली है, 4 लेस देन 4, तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी फॉल्स। तो ये कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और फाइनली जो सम कैलकुलेट होगा वो सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। बात समझ में आ गई कैसे हुआ है। सो कैसे हुआ है इसको अच्छे से एक बार क्लियर कर लें। और फिर से देखो 3 लेस देन 4, यहाँ पे 3 मॉड्यूलस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये ट्रू है कंडीशन, नहीं, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ सम एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आपकी कितनी हो गई है 4, 4 के लिए लूप चलेगा। तो यहाँ पे टोटल जो आपका सम कैलकुलेट हुआ था, करेक्ट आंसर जो सम का कैलकुलेट हुआ था 3, तो प्रिंट ने क्या कर दिया, प्रिंट सम ने इसको 3 प्रिंट कर दिया। सो इस तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हो रहा है ना। कैसे स्टेप एग्जीक्यूशन हो रहा है, किस तरीके से लूप चल रहा है, ये चीज होप आपको अब अच्छे से समझ में आई। सो फाइनली सम की वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, सम की वैल्यू जो कैलकुलेट हुई है वो है 3। क्लियर हुआ अच्छे से, क्योंकि लूप आपका यहाँ पे कितनी बार चला, यहाँ पे लूप चला आपका 3 बार, ठीक है। कितनी बार लूप चला है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लूप चला है हमारा वो 3 बार चला है। 3 बार कंडीशन ट्रू हुई है। एक बार यहाँ पे कैलकुलेट हुआ आई की वैल्यू 1, है ना, फिर 1 + 1 दैट इज 2 हो गई। दूसरी बार लूप चला 2 के लिए, फिर 2 + 1 दैट इज 3 हो गया। तीसरी बार लूप चला 3 के लिए, फिर 3 + 1 दैट इज 4। चौथी बार लूप चला यहाँ पर 4 के लिए, तो 4 इज लेस देन 4, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। यहाँ पे 1 2 3 तीनों 4 से लेस थे, तो आपकी कंडीशन यहाँ पे थी ट्रू। ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। अंदर के स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट हुए वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, किस तरीके से एक एक कंडीशन चेक हुई, किस तरीके से सम हुआ, ये बहुत अच्छे से हमने समझा। तो अब आपको क्या समझ में आया इस प्रोग्राम से, इस प्रोग्राम से हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे एक वाइल लूप का यूज किया गया है, ठीक है, एक वेरिएबल का यूज किया गया है। उस वेरिएबल में हम क्या करवा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं वैल्यू को, रिमाइंडर चेक करवा रहे हैं। वाइल के अंदर हमने इफ यूज किया है, यदि वाइल की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की कंडीशन ट्रू होती है जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और यदि वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगे। क्लियर। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये कोड क्या लिखा है, इसमें क्या हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, ये हमने समझ लिया। फाइन, आगे बढ़े।
नाउ व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द इनपुट वैल्यू इज 5? मतलब यहां देखो क्या बोला आपसे, अगर इस n की वैल्यू यूजर 5 एंटर करता है, इस n की वैल्यू यदि यूजर 5 एंटर करता है तो लास्ट में जो सम है वो क्या कैलकुलेट होगा? ठीक है, क्या बताना है आपको, यदि यूजर n की वैल्यू 5 एंटर करेगा तो सम क्या कैलकुलेट होगा? अभी हमने 4 लेकर एग्जांपल लेकर देखा था तो 3 जनरेट हो रहा था, अब यूजर यदि 5 लेगा तो आउटपुट क्या जनरेट होगा लास्ट में सम का? 6 जनरेट होगा। ओके, करके देखना आप, इसका प्रैक्टिकल आएगा 6। नाउ व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द इनपुट वैल्यू इज 0? अब यदि आप इनपुट वैल्यू 0 देते हो, यहां पर हमने 0 दे दिया तो 0 इज लेस देन 1 की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू कितनी है? 1 है ना, 1 इज लेस देन 0, देखो i लेस देन n, पहले ही आपका क्या हो गया, लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कब? जब यूजर ने यहाँ पे n की वैल्यू 0 दे दी तब। तो यूजर जब n की वैल्यू 0 देगा तो लूप चलेगा नहीं और सम कितना कैलकुलेट हो जाना है, जो यहाँ पे इन्होंने असाइन किया था 0, तो सम की वैल्यू आपको 0 ही मिल जानी है। ओके, सो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द आउटपुट व्हेन द इनपुट वैल्यू इज 5? जब 5 देगा यूजर तो 6 आने वाला है और 0 देगा यूजर तो 0 आने वाला है। अब एग्जाम में तो आपके पास में सिस्टम नहीं रहेगा, आप कैसे रन करोगे इस प्रोग्राम को, कैसे देखोगे? तो इसीलिए मैंने आपको इस प्रोग्राम की वर्किंग समझाई एक्चुअली, कि कैसे ये प्रोग्राम वर्क करेगा, किस तरीके से इसमें लास्ट में जो सम है ना ये कैलकुलेट होगा। ओके, होप आपको अच्छे से समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? राइट पाइथन कोड टू ऐड द ऑड नंबर्स अप टू अ गिवन वैल्यू n एंड प्रिंट द रिजल्ट। क्या प्रोग्राम लिखना है आपको? अब ये आंसर बाद में देखना, पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखना है, पाइथन कोड। इसके पहले कोड लिखा हुआ था, आउटपुट बताना था। अब यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम लिखना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या कि एड द ऑड नंबर्स अप टू अ गिवन वैल्यू n, ऑड नंबर्स को प्लस करवाना है। अब वो कितने ऑड नंबर्स होंगे जो यूजर एंटर करेगा? आपको 10 ऑड नंबर्स का प्रिंट करवाना है, सम करवाना है, आपको 15 ऑड नंबर्स का सम करवाना है, तो आपको कितने ऑड नंबर्स का सम करवाना है उसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है और लास्ट में सम प्रिंट होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना, वो वही था, समथिंग लाइक। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या है, हमें वो नंबर एंटर करना पड़ेगा कि कितने ऑड नंबर को आपको प्लस करवाना है। तो हमने वो नंबर n में ले लिया, ठीक है, n एंटर नंबर इनपुट फंक्शन का यूज करके। अब सम करवाना है आपको लास्ट में ऑड नंबर्स का, तो सम इक्वल्स टू, इनिशियली हमने 0 असाइन किया, कुछ ना कुछ वैल्यू तो असाइन करनी पड़ेगी। अब आपका लूप चलेगा, जितने नंबर आपने एंटर किए, यहाँ पे सपोज आपने 10 नंबर एंटर किए तो 10 बार आपका लूप चलेगा, 10 बार कैलकुलेशन होगा, नंबर जनरेट होगा और फिर उसी लूप में उसी नंबर के साथ में सम होता जाएगा। तो i इक्वल्स टू 1 लिया, i हमारा लूप का वेरिएबल है जिसमें आप वैल्यू असाइन करोगे, वेरिएबल डिफाइन करोगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाओगे, कंडीशन चेक करने में हेल्प करेगा। ठीक है, कंडीशन चेक हुई i इज लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक है, सपोज यूजर ने एंटर किया n की वैल्यू क्या 5 एंटर करी कि 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स में जितने भी ऑड नंबर आएंगे उनका टोटल करना है, सम करना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये हो गई कंडीशन आपकी ट्रू। सम की वैल्यू क्या लिखी है 0, 0 प्लस आई, 0 प्लस आई मतलब कि 0 प्लस 1 कितना जनरेट हुआ 1, सम की वैल्यू क्या आ गई 1। अब ऑड नंबर प्रिंट करवाना है तो आपको 2 से नंबर को प्लस करवाना पड़ेगा, समझ में आया। 1 में जब प्लस 2 करोगे तब 3 आएगा, 3 में प्लस 2 करोगे तो 5 आएगा, ये चीज हमें क्लियर है। 2 से प्लस करवाना है तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस 2 दैट इज 3, समझ में आया। ये हो गया हमारा सम, ये हो गई i की वैल्यू। फिर से लूप चला i की नई वैल्यू के लिए 3 के लिए। अब यहाँ पे कंडीशन आपकी चेक हुई 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, क्या 3 छोटा है 5 से, अगेन कंडीशन हो गई आपकी ट्रू। ठीक है, अब सम की वैल्यू क्या जनरेट करी थी हमने 1, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस i की वैल्यू क्या जनरेट हुई थी 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। ठीक है, और i की वैल्यू 3 प्लस 2 दैट इज कितना हो गया 5। अब i की नई वैल्यू क्या हो गई 5 और सम की वैल्यू क्या हो गई है 4। आगे बढ़े, लूप चला किसके लिए 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, i की नई वैल्यू 5 हो गई, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 5 के इक्वल होता है ना इक्वल, तो फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, अब नीचे आए सम की नई वैल्यू क्या है 4, तो 4 प्लस i की वैल्यू क्या है 5 दैट इज 9, समझ में आया। ओके, अब यहाँ पे देखो i की वैल्यू कितनी हमारी 5 है, 5 प्लस 2 दैट इज कितना हो गया 7,
तो ये हो गई आपकी आई की वैल्यू और ये हो गई आपकी सम की वैल्यू। तो जो बाहर प्रिंट सम लिखा हुआ है उसमें ये सम प्रिंट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 7 के लिए लूप चलेगा, तो यहाँ पे देखो क्या 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है क्या? जो नेक्स्ट लूप चलने वाला है 7 लेस देन 5 नहीं होता है, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी आपकी फॉल्स। तो आपका जो लूप चलेगा वो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम चलेगा और लास्ट में जो सम कैलकुलेट हुआ वो सम हो जाएगा आपका 9, जिसमें कितने नंबर्स का सम कैलकुलेट हुआ है? यहाँ पे आपके 3 नंबर्स का सम कैलकुलेट हुआ है। ये लूप चला है आपका 1 के लिए, 3 के लिए और 5 के लिए, ये 3 ऑड नंबर के लिए लूप चला है। ठीक है, तो क्या कोड लिखा अच्छे से समझ में आया है ना? क्लियर हुआ ना? ऐसे इवन नंबर्स के लिए चलाओगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या सेट कर देना? 0। ऑड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं ना। लूप हमारा आई के लिए चल रहा है, तो हमारा जो लूपिंग स्टेटमेंट हुआ, जो लूपिंग वेरिएबल हुआ वो आई हो गया। इसलिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया लूप चलाना? 1 से, क्योंकि हमें किसको प्रिंट करवाना था? ऑड नंबर्स को प्रिंट करवाना था। ओके, सो होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई। अभी ऑड की जगह इवन आता तो क्या कर देते हैं? यहाँ पे आई की वैल्यू क्या कर देते हैं? 0 सेट कर देते, बस बाकी सब एज इट इज चलता। ओके, सो ये कोड क्लियर हो गया ना कि आपको क्या करवाना है? यहाँ पे ऑड नंबर्स की सीरीज का प्लस करवाना है, और वो भी नंबर कितने होंगे आपको डिफाइन करना है। सपोज हमने 5 ऑड नंबर ले लिए, 1, 3, 5 और 7 देन 9। क्लियर? तो अब यहाँ पे कंडीशन भी आपको चेक करवाना है कि ये जो n की वैल्यू आपने दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इन नंबर्स का सम कितना आएगा, लूप कितनी बार चलेगा, कंडीशन क्या हम अप्लाई करेंगे, वो सब चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, सो इवन नंबर आएगा तो आई की वैल्यू 0 असाइन कर देना, क्योंकि 0 + 2 2, 2 + 2 4, इस तरीके से बढ़ने वाले नंबर। बस डिपेंड करता है कि आप आई की वैल्यू क्या यहाँ पर देने वाले हो। ओके, सो ये चीज क्लियर। आगे बढ़े। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? क्लियर? अब ये कुछ एक्सप्रेशन आपको यहाँ दिया हुआ है, इसके आउटपुट क्या आने वाले हैं? तो पहला आपको लिखा हुआ है प्रिंट टेस्ट इनटू 3। ये स्टार जो है ये कौन सा ऑपरेटर है? ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो मल्टीप्लाई करता है। क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, यदि मैंने यहाँ पे लिखा 2 * 3 तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 6। यदि मैंने ऐसा लिखा यहाँ पर A * 3 तो ये जो A वेरिएबल अल्फाबेट है वो A अल्फाबेट 3 बार प्रिंट हो जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि सिंगल इन्वर्टेड में लिखा है। ये चीज समझ में आई ना? अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 सिंगल इन्वर्टेड में और *3 × 3 तो यहाँ पे 2 3 टाइम प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2 ट्रीट हो रहा है कैसे? एक स्ट्रिंग की तरह। ये चीज समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे आपको देखो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन में आपसे लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट के आगे टेस्ट सिंगल इन्वर्टेड में इनटू 3, तो मतलब आपको 3 बार टेस्ट प्रिंट होके शो होगा, 3 टाइम्स। समझ में आया? क्योंकि टेस्ट क्या है? कोई नंबर नहीं है, एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को कितनी बार रिपीट करवा रहे हो आप? 3 टाइम रिपीट करवा रहे हो, 3 टाइम्स। तो टेस्ट 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 3 बार रिपीट हो गया। आउटपुट समझ में आया? ओके, इसके बाद देखो क्या प्रिंट पूछा है आपसे? सिंगल इन्वर्टेड में 7 प्लस सिंगल इन्वर्टेड में 8। तो सिंगल या डबल इन्वर्टेड में जब कोई भी चीज लिखी रहती है, कोई नंबर, कोई डिजिट, कोई स्पेशल सिंबल, तो वो एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है, कैरेक्टर की तरह ट्रीट होता है। तो यहाँ पे 78 आंसर आएगा। लेकिन जब आप प्रिंट करवाते 7 + 8 तब आपका आउटपुट आता 15, क्योंकि ये इंटीजर हो जाते अब। समझ में आया? सो यहाँ पे आउटपुट क्या जनरेट हुआ? देखो 78, 7 और 8 कॉन्केट हो गए। प्लस कैसे यूज हो रहा है? यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो प्लस करता है इंटीजर वैल्यू को, लेकिन यदि आपने स्ट्रिंग वैल्यू दी हुई है तो प्लस यहाँ पे कॉन्केट कर देगा, दो वैल्यूज को ज्वाइन कर देगा। ओके, सो ये क्वेश्चन भी क्लियर है ना? ये भी आप एमसीक्यूज में, फिलअप्स में किसी भी तरीके से 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। राइट अ कोड दैट डिस्प्लेज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फिर से कोड लिखना है, 10 नेचुरल नंबर का सम करवाना है। 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नेचुरल नंबर है, इनका आपको टोटल करवाना है, सम प्रिंट करवाना है। यहाँ पे सम इसका क्या आने वाला है? ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो कि पहले तो आप ये देखो कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कैसे प्रिंट करवाएं। तो नंबर प्रिंट करवाना है, मतलब देखो 1 में +1 हुआ तो 2 आया, 2 में +1 हुआ 3 आया, है ना? 3 में +1 हुआ 4 आया, 4 में +1 हुआ 5 आया, 5 में +1 6 आया। इस तरीके से +1 होकर ये सीरीज आपकी नेचुरल नंबर की जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक लूप लगाना पड़ेगा, जो क्या करेगा? किसी नंबर को +1 से इंक्रीज करता जाएगा। तो इंक्रीमेंट में आपको +1 चलाना है, फिर आपको सम भी करवाना है साथ में, जो प्लस होके नंबर आ रहे हैं उनको सम भी करवाना है। तो एक सम नाम का वेरिएबल भी लेना पड़ेगा जो सम भी करता जाएगा साथ में नंबर्स का, है ना? सो वही किया है। देखो n = 1,
कि आपका जो नेचुरल नंबर की सीरीज है वो 1 से स्टार्ट होगी, तो हमने लूपिंग वेरिएबल जो लिया हुआ है वो n ले लिया। अब जिसमें सम आएगा टोटल होके पूरे 10 नंबर का, उसको हमने इनिशियली 0 से असाइन कर दिया। वाइल लूप चलाया, n इज लेस देन इक्वल्स टू 10, क्या लिखा है, n इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन तक चलेगा। n की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 अप टू 10 तक चलेगी। ये लूप 10 बार चलेगा, 10 बार तक ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसी n की वैल्यू +1 होकर 11 हुई, ये लूप चलना बंद हो जाएगा क्योंकि कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स। तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंडीशन कैसे हुई, इज इक्वल्स टू 10 तक चलाया, मतलब 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 ट्रू, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 ट्रू, है ना। तो ये लूप आपका 10 बार चलेगा। n की वैल्यू को आपको बढ़ाना है ना 1 से आगे, तो यहाँ पे आप इंक्रीमेंट कर दोगे n की वैल्यू को n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 से, जो कि ये किया हुआ है। अब साथ में जो नंबर है जो इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं, ये 1 2 3 4 जो ये नंबर इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं, जो ये लूप चल रहा है, उसी बीच में आपने एक स्टेटमेंट लिख दिया कि इन नंबर्स का सम भी होता जाए, ठीक है, कि जो नंबर्स हैं वो आपस में सम भी होते जाएं। तो सम प्लस n को हमने यूज कर लिया और लास्ट में आपने प्रिंट करवा लिया, क्या, लास्ट में आपने प्रिंट करवा लिया सम को, टोटल को लास्ट में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट में हमने प्रिंट सम। सो व्हाइल लूप कैसे वर्क कर रहा है समझ में आ गया। n इज लेस देन 10, ये हो गई आपकी कंडीशन, क्या हो गई कंडीशन, ये व्हाइल लूप के स्टेटमेंट, ये इंक्रीमेंट और ये डिक्रीमेंट यहाँ पे आप स्पेसिफाई करते हो। ओके, सो ये भी क्लियर है अच्छे से कोड कि 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करवाना है, सिर्फ नंबर प्रिंट करवाना है तो आप ये लाइन मत लिखना, ठीक है। आप प्रिंट क्या करवाओगे, n नंबर प्रिंट करवाने के लिए। लेकिन यदि आपको n नेचुरल नंबर का सम प्रिंट करवाना है तो आपको एक सम नाम का वेरिएबल लेना है और बाहर सम प्रिंट करवा लेना। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करो, तो नंबर प्रिंट करवाने के लिए n है ना, तो आप n को प्रिंट करवाओगे। ओके, नाउ यहाँ पे फिनिश होते हैं क्या, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर के। सो होप आपको पाइथन के थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से। कैसे कोड होता है तो आउटपुट जनरेट होता है, आउटपुट आता है तो कोड जनरेट करना है आपको, ठीक है। कोई स्टेटमेंट दिया है तो किस तरीके से कोडिंग करना है, कुछ प्रोग्राम्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ओके, सो होप यदि आपको अच्छे से समझ में आया है तो यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, साथ ही साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी। magnetbrains.com पे क्लिक करोगे इस तरीके का होम पेज शो होगा, यहाँ पे क्लास 10 सेलेक्ट कर लेना। जैसे क्लास 10 सेलेक्ट करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट्स की लिस्ट पर, जहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है, क्लिक ऑन वॉच नाउ। जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर। यहाँ आपको पूरी हम जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, पूरी बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स प्रैक्टिकल के साथ अवेलेबल है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, फिलअप्स वगैरह सब चीजें अवेलेबल हैं। तो जिस भी किसी वीडियो में डाउट है, वीडियो को प्ले करें, वॉच नाउ पे क्लिक करें, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा और आपका डाउट सॉल्व हो जाने वाला है। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन के साथ। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।